अब है नए तेवर और नए कलेवर में। न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आप बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों के साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में की जनसभा। कहा, बंगाल में हो रही है आरक्षण की खुली लूट, तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला बोल रही है टीएमसी। चौबीस की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह यूपी में तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभाल रहे हैं कमान। नितिन गडकरी की हिमाचल में हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, राहुल गांधी पंजाब में तो प्रियंका गांधी हिमाचल में कर रहे हैं प्रचार। वहीं अखिलेश यादव की यूपी के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। 2 जून को करना होगा सरेंडर। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में 1 की मौत। उत्तर में भीषण गर्मी तो दक्षिण में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के चुरू और हरियाणा के सिरसा में 50 के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। केरल के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। फ्रेंच ओपन के पहले दौर में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्जन की जोड़ी उतरेगी कोर्ट पर। वहीं मिश्रित युगल में भी रोहन और वेरोनिका की जोड़ी खेलेगी पहले दौर का मैच। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। जब पूरा देश गर्मी की मार से जूझ रहा है, तब उन्हीं दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की आखिरी सभा करने के लिए प्रधानमंत्री 11:30 बजे मथुरापुर पहुंचे। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हुजूम देखने लायक रहा। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का अथाह प्रेम, खचाखच भरा मैदान। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का आभार जताया। परसों साइक्लोन के कारण यहां बहुत बारिश हुई। मंडप बनाना भी मुश्किल था। कोई जगह भी तय होना मुश्किल था कि कहां पर कार्यक्रम करेंगे। आखिर में कुछ ही घंटों में आप लोगों ने खुले में कार्यक्रम करने के लिए हिम्मत दिखाई और सूर्य देवता ने भी कृपा कर दी। इतने कम घंटों में इतनी बड़ी रैली की योजना बनाना
मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये तब संभव होता है जब जनता जनार्दन खुद चुनाव की बागडोर संभाले हुए हो। जनता जनार्दन खुद चुनाव का नेतृत्व करती हो, तब ऐसा दृश्य बनता है। मैं आज आप सबको शत शत नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करने में इतना डूब चुकी है कि वो मतुआ समुदाय को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देने का विरोध कर रही है, जबकि हालात ये हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और वोट बैंक की राजनीति खुलेआम की जा रही है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में परिवारवादी पार्टियों के शासन ने लोगों के सपने को मार दिया, करोड़ों गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा, जबकि 2014 के बाद जब गरीबों को शौचालय, घर, जल और गैस जैसी सहूलियत मिली, तो इंडी के साथ साथ टीएमसी भी कह रही है कि ये होना नहीं चाहिए। यही वजह है कि राज्य में कई योजनाएं उसने लागू नहीं होने दी। और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है। एक ही हथियार बचा है। एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी तावाचरण मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बालासोर में पीएम प्रताप चंद्र सारंगी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी वैजयंत पांडा के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे।
तो आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं और असीम मिश्रा हमारे साथ केंद्रपाड़ा ओडिशा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जो रैली, जो जनसभा हमने देखी उसमें कई तरह के आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए और आड़े हाथों लिया मतुआ समुदाय को लेकर, सीएए को लेकर। किस तरह का जोश इस गर्मी में, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर मतदाताओं में भरा है, वहां पर चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मियां नजर आ रही हैं? देखिए रमा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरह तरबतर हूँ पसीने में, क्योंकि ये इलाका समुद्री तट के काफ़ी नज़दीक है और मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जो जगह है काकद्वीप, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सभा की और प्रधानमंत्री ने जब सभा की शुरुआत की उन्होंने कहा कि मैं ये आपको बता दूं कि साइक्लोन की वजह से अचानक मथुरापुर से ये वेन्यू चेंज किया गया काकद्वीप में, रातों रात तैयारी की गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब मैं लोगों को देख रहा हूँ, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद सूर्य देवता का भी कि आज उन्होंने मौसम अच्छा बना के रखा। और इसी के साथ उन्होंने कलकत्ता के लोगों का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कल जब मैंने रैली की कलकत्ता में तो वो दृश्य मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो तस्वीर मेरे दिमाग में छप गई है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि कितने जोश और जुनून के साथ उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। तो ये सारी चीज़ें बता रही है, एक रिफ्लेक्शन है कि अब टीएमसी सरकार की विदाई तय है और ये 4 जून जो होगा वो टर्निंग पॉइंट होगा टीएमसी के साथ इंडी गठबंधन का भी। और मुझे जब आप लोगों का जन समर्थन मिलता है तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं चाहता हूं कि बंगाल में बदलाव लाया जाए। आपने मतुआ समाज की बात की, जो दलित समाज है और बांग्लादेश में काफ़ी ये लोग पाए जाते हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टीएमसी सरकार नहीं चाहती कि इनको हम यहाँ पर नागरिकता दें, इनको यहाँ पर आरक्षण मिले, लेकिन ये मोदी की गारंटी है ऐसा होके रहेगा। हालांकि टीएमसी की सरकार जो है वो ये कहती रही है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्होंने बांग्ला में इमिटेट करके भी बताया ममता बनर्जी की स्टाइल के अंदर। और ये जो इलाका है यहाँ पर फिशरमैन रहते हैं, लोग अपने मछली पालन में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमने जो जितनी भी योजनाएं बनाई ख़ास तौर से इस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए उसको भी यहाँ की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। एक अजीब बात मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर टीएमसी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। बापी हलदार को उन्होंने उतारा है। ये टीएमसी का गढ़ है मथुरापुर और यहाँ पर 2 जो उनके सिटिंग एमपी थे उनको एज फैक्टर की वजह से चेंज किया गया है। लेकिन बापी हलदार के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में करप्शन का मामला पेंडिंग है और उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर जो फंड उठाए, एक काम के लिए उन्होंने 3 बार पैसा उठा लिया। उनकी पत्नी भी प्रधान है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री बहुत मुखर हैं और मैं देख रहा हूँ कि आखिरी जो फेज़ रहा उनका, उसके जो समाप्ति की प्रधानमंत्री ने, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की लाइनों का उच्चारण करके उसको ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस धरती को नमन किया कि मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ धरती माँ की, आपने जो कुछ भी मुझे दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और यही इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि करप्शन के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी और बंगाल को पूरी तरह से बदलने के लिए, विकास की राह पर लाने के लिए मोदी की गारंटी आपके साथ है। जी विशाल, असीम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये तो अंतिम चरण का जो चुनाव है इसके समीकरण भी आपसे समझना चाहेंगे और ऐसे में जो प्रधानमंत्री की जनसभा, उसका असर भी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल रमा, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि वो इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी की वजह से जो पसीने से वो तरबतर हैं, वही कुछ हाल मेरा भी है। मैं भी यहाँ इस वक्त केंद्रापड़ा में मौजूद हूँ। गर्मी तो है ही और ह्यूमिडिटी की वजह से मैं भी इस वक्त तरबतर हूँ, लेकिन इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। कोस्टल इलाका है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए इस वक्त लोग केंद्रापड़ा में मौजूद हैं। और जैसा कि अगर चुनावी जो अंकगणित है उसकी बात करूं या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं उनकी बात करूं, अंकगणित के हिसाब से बात की जाए तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं रमा, समझने की बात है कि लोकसभा के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। अंतिम चरण जो 1 जून को है वो 7वां चरण होगा लोकसभा के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से 4था चरण और आखिरी चरण होगा ओडिशा विधानसभा के चुनाव से। मैं पिछले कई दिनों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में घूमा हूं। एक बात जो साफ तौर पर समझ में आ रही है वो ये
कि बीते 25 वर्षों से जो बीजेडी की सरकार ओडिशा में है, लोग अब उसमें बदलाव चाहते हैं। ये साफ तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मैंने जनवाणी की, वहां भी जो तमाम लोग थे, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि देखिए 25 वर्ष किसी भी नेता को देने के लिए काफी होता है, लेकिन इन 25 वर्षों में विकास जितना होना चाहिए था ओडिशा का, वो नहीं हुआ। इसलिए इस बार स्पष्ट तौर पर लोग कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव में उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं, स्टेट में भी चाहते हैं और केंद्र में भी चाहते हैं। तो ये तो हुई बात चुनावों की। लेकिन अगर मैं चूंकि इस वक्त केंद्रापड़ा में मौजूद है, यहाँ पे वैजयंत जय पंडा जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनका जो मुकाबला है यहाँ पे कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेडी की तरफ से पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं मोहंती हैं, अंशुमन मोहंती, उनका सामना वैजयंत पांडा से है। तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है वैजयंत जय पांडा। वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं इस वक्त। तो इस तरह से वो तमाम समीकरण उनके हक में जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति वैसे भी जैसे देश में है वैसे ही स्थिति ओडिशा में भी है। यहाँ पे बहुत ही कम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो हैं, तो उनका जो असर है वो राजनीति पर भी दिखने साफ तौर पर दिखता है। ऐसे में जो यहाँ के जो लोग हैं, खासकर चूंकि जैसा कि हमने कहा कि ये कोस्टल इलाका है, फिशरमैन यहाँ पे काफी तादाद में रहते हैं। मैं जब अलग अलग इलाकों में गया, कल भी गया और आज भी घूम रहा था, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रमा पीने के पानी की समस्या। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 25 वर्षों के बीत जाने के बाद भी हमें ठीक तरीके से साफ पीने का पानी नहीं मिला। एक तो ये इशू, दूसरा बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस पूरे इलाके में बीते 25 वर्षों में जिस पैमाने पे उद्योग धंधे कल कारखाने खुलने चाहिए थे, इंडस्ट्री खुलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं खुले। इसलिए लोग यहाँ पे रोजगार के सिलसिले में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो मछुआरा समुदाय है वो कहते हैं कि जो 6 महीने तक तमाम मुद्दे हैं उनके बीच चुनावी लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया असीम और विशाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से चुनावी समीकरण और वहां के मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान का सबसे ज्यादा मखौल कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े लोगों ने उड़ाया है। साथ ही उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को दोहराते हुए बताया कि खुद बाबा साहब भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। संविधान का सबसे ज्यादा मखौल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है और आज भी उड़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये भाजपा की घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ ही चलेगा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जानकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है और जनता की ओर से आवाज़ आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उधर हम लोग जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मशहूर अभिनेता और भोजपुरी गायक रवि किशन जोरदार प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपिका ने।
बीजेपी के गोरखपुर से प्रत्याशी रवि किशन जी ने कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले इनकी 47 डिग्री में रैली थी जिसमें हजारों की तादाद में जनसंख्या मौजूद थी। सर, जब हम बात करें गोरखपुर की लड़ाई की तो सामने आपके काजल निषाद है, कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज देखिए उनसे होता है जो कुछ काम किए होते। जीवन में याद रखना, आपसे बढ़िया कोई एंकर होगी तो अब आपके लिए चैलेंज होगा। जो लोग काम ही नहीं किए, जिनको 5 साल में आप एक बार देखें, उन लोग से क्या चैलेंज है? ये सब चंदा लूटने आते हैं। ये सब इनके नेता अखिलेश यादव जी कभी आए, इन लोगों ने कभी निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया, न उनकी बहन बेटियों के लिए, न उनकी शिक्षा के लिए, न उनके स्वास्थ्य के लिए। निषाद नाम लेके आप कब तक किसी को बेवकूफ बनाएंगे? निषाद समाज भी जान गया ये सिर्फ भोले समाज से चंदा लूटने आए, चंदा लूट के सब लोग चले जाएंगे। तो आप गोरखपुर को क्या तोहफा देना चाहते हैं? मेरा सपना पूछेंगे मैम, काफी काम किया है मैंने यहाँ 5 साल, यहीं रहता हूँ, बम्बई छोड़ दिया, अपनी राजशाही जिंदगी को छोड़ के मैं सेवक बन गया यहाँ। मैं एक फिल्म सिटी बनाना चाहता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, जिसका मैं छात्र हूँ, और मैं अनगिनत रवि किशन देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ को बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ, सेवा भी करना चाहता हूँ, शूटिंग भी करना चाहता हूँ। देश की सेवा है या ये राजनीतिक सेवा है और इसको सेवा की तरह करना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ खास प्रॉमिस है? बेटियों की सुरक्षा जितनी उत्तर प्रदेश में है, देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश के, खास मैं गोरखपुर की बात करूं, उतनी कहीं नहीं। हमारी बेटियां आज यहाँ पे टॉपर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी बेटियां स्पोर्ट्स में आगे जा रही हैं, इंटरनेशनल यहाँ स्टेडियम बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। साथ ही साथ गर्मी बहुत है, 47 डिग्री टेम्परेचर टच कर रहा है। वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे आप 1 जून से पहले? देश के लिए 1 घंटा गर्मी लीजिए, मोदी जी लेते हैं, हम सब लेते हैं। 1 घंटे गर्मी में कुछ नहीं होगा। देश ही नहीं रहेगा तो आप लोग कहाँ जाओगे? अपना अस्तित्व क्या रहेगा? देश के लिए मुझे जला दो आप, मैं खड़ा रहूंगा देश के लिए, मार दो चलेगा। थैंक यू मैम। ये सुना आपने रवि किशन को, जो कहते हैं देश के अस्तित्व के लिए 1 जून को जरूर आए और वोट दें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज गोरखपुर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश से ओडिशा तक विपक्ष की रैलियों का शोर रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओडिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बालासोर और भद्रक में चुनावी जनसभाएं हैं, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पंजाब के लुधियाना और पटियाला में जनसभाएं आज के एजेंडे में शामिल हैं। वहीं हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाजिर मैदान में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना बनाकर जमानत मांग रहे हैं। उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इस देश का मुद्दा क्या है? इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। इसमें प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर उन्हें घेरा। गौरव भाटिया ने कहा, हमारी सेना हमारा आत्मसम्मान है। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाए। मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है हमारी सेना, तो ये चुनाव के समय
कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिग्नल इसलिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब के आप सरकार के मंत्री बलकार सिंह के सेक्सुअल फेवर मामले में घिरने के बावजूद पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस मामले के सामने आने के बाद बलकार सिंह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में एक रैली में नजर आए। स्वाति मालीवाल मामले में घिरी हुई आम आदमी पार्टी एक बार फिर ऐसे व्यक्ति के साथ नजर आई जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। आपको बता दें कि भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बलकार सिंह पर एक नौकरी मांगने वाली 21 वर्षीय महिला को न्यूड वीडियो कॉल करने और सेक्सुअल फेवर की मांग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 354 और 354 के तहत कार्रवाई की मांग की। साथ ही आयोग ने पंजाब पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर आप और दिल्ली के सीएम को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये शर्मनाक है कि इस प्रकार के निंदनीय घटना पर पूरी पार्टी और उनके अलायंस सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जो किस्सा सामने आया है कि एक 21 वर्षीय बच्ची का शोषण कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री, और ये कोई पहला किस्सा नहीं है। लालचंद कटारूचक का भी किस्सा है जिसमें वो अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ शोषण कर रहे थे। आज इस मामले पे एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। इस पर तो कांग्रेस पार्टी, जिनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिश्ता चल रहा है, मतलब कि उनका रिश्ता टूट चुका है। वहां पर चन्नी जी तो बोल रहे हैं, सुखपाल खैरा जी तो बोल रहे हैं, परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से चंडीगढ़ के प्रत्याशी मनीष तिवारी खामोश, इंडिया अलायंस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा जी खामोश, अखिलेश जी खामोश, ममता जी खामोश। ये वही लोग हैं जो महिला उत्पीड़न पर आमतौर पर बहुत बोलते हैं मुखर होकर, पर आज जिस प्रकार से उन्होंने चयनात्मक चुप्पी अपनाई है, इसका मतलब साफ है कि महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न उनके लिए केवल राजनीति का एक हथियार है। इस मंत्री का एक तो इस्तीफा होना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र देवा ने दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने समय रहते दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर कार्य नहीं किया, इस वजह से जनता को भारी पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा पे तो आप दोष डालते हो। हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास, जिसे वाराणसी ऑफ हिल्स और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे हिमाचल का वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। व्यास नदी के तट पर स्थित इस शहर का नाम है मंडी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में खासा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से देखिए हमारे सहयोगी उर्मिलेश की ये रिपोर्ट। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र की इस बार काफी चर्चा है, क्योंकि यहां भाजपा ने
फिल्मी पर्दे की क्वीन कंगना रनौत को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने राज्य के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा के बाद कंगना ने इलाके में धुआंधार प्रचार किया है और वे मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। ये कांग्रेस वाले जो हैं, आपको पता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये लोग अगर आए हैं राजनीति में तो लूटने आए हैं, लोगों का पैसा खाने आए हैं। ऐसे ही नहीं हो जाते कई लाखों करोड़ों के घोटाले। भाई आजकल क्यों नहीं हम सुनते कि जी चारा घोटाला कर दिया बीजेपी ने, कि कोयला घोटाला कर दिया, कि जी 2G घोटाला कर दिया, कि हमारे नेताओं ने जो है कि इतने हजारों करोड़ खा लिए, इतने हजारों करोड़ के घपले कर दिए। हम कभी नहीं सुनते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदार लोगों की पार्टी है। खास बात यह है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना के प्रचार की कमान संभाल रखी है। उन्हें विश्वास है कि मंडी की जनता भाजपा प्रत्याशी को अपना जनादेश देकर संसद में पहुंचाएगी। हम चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश में 2014 में भी जीते थे। चुनौतियां होने के बावजूद उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मंडी लोकसभा क्षेत्र से वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो भी हार गई थी। 2019 में हमने रिकॉर्ड जीत हासिल किया, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ हमने चारों सीटें जीती और 2024 में भी हम बहुत शानदार, बहुत बड़ी जीत और शानदार जीत हासिल करेंगे चारों सीटों पर। मंडी से कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने मंडी राज परिवार के विक्रमादित्य सिंह को उतारा है। विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रचार में ताकत झोंकते हुए भरोसा जताया है कि इस बार जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। मुद्दे बहुत है, हिमाचल के विकास के मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, 4 लेन का मुद्दा है। हिमाचल के साथ साथ इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, हमारे एक्स सर्विस वैन के मुद्दे हैं। हिमाचल को एक अलग बटालियन रेजिमेंट इंडियन फोर्सेस में आगे आने वाले समय बनाने के मुद्दे हैं। चुनौती यहाँ के विकास की है, चुनौती यहाँ के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की है और हम यहाँ की आवाज़ को पूरी मजबूती से लोकसभा में बुलंद करेंगे। बात अगर मंडी लोकसभा सीट के चुनावी मुद्दों की करें तो पर्यटन विस्तार, एयरपोर्ट, रेलवे निर्माण सहित कई मुद्दे प्रमुख रूप से जनता के बीच में हैं। महिलाएं तो यही देख के वोट देती हैं कि हमें महंगाई और सिक्योरिटी हो उनकी, यही है बेसिक, और रोजगार है। यूथ चाहता है एक स्थिर सरकार बने, जो अपने मतलब जो भी डाउन टू अर्थ बंदा है वो बने, जो मतलब लोगों के बीच रहे। बात करें इस संसदीय क्षेत्र की तो कांग्रेस और भाजपा सहित कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग 13,77,173 मतदाता करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 6,85,832 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,78,225 है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता हुआ नजर आएगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका फैसला 1 जून को यहाँ की जनता करेगी और आपको और हमको 4 जून को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, मंडी, हिमाचल। और सीधे आपको ओडिशा के मयूरभंज ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ आधे देशवासियों को मिलता था, 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100% 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। 2014 तक देश के 75% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में
नल से जल नहीं आता था। आज करीब 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कभी मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी मिल सकता है, ये देश में किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज अनाज भी दिया है और आने वाले 5 साल ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। साथियों, मैं ऐसी तो सैकड़ों बातें बता सकता हूं, लेकिन ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए। जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो इनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो, आराम से। थोड़ी जगह कर दो उनको, थोड़ी हवा मिले, ऐसा करो। बेटा तुम थक जाओगी, कब से हाथ हिला रही हो। बेटा मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम बड़ी हो जाओगे ना, तो विकसित भारत तेरी ताकत होगा। मेरी टीम के डॉक्टर पहुंच गए हैं, आप जरा उनको काम करने दीजिए अपना, बाकी लोग उनको परेशान मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के होंगे। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। आने वाले 5 साल में शानदार हाईवे, शानदार एक्सप्रेसवे और रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होते देखेंगे। इसका सीधा लाभ ओडिशा जैसा ऐसे हमारे देश के पूर्वी हिस्से को होगा। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है।
आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम द्विगुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। अभी तक मयूरभंज का जय जयकार इसलिए होता था क्योंकि यहां मां सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं खींचती है। ओडिशा के मयूरभंज से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्रधानमंत्री की जनसभा का, और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम ज्ञान के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इस सीजन में पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और जो रात्रि उष्ण रात्रि का जो दौर अभी बना हुआ है, ये अगले 48 घंटों तक और राजस्थान में जारी रहेगा। दिल्ली में आए पर्यटक भी गर्मी के प्रकोप से परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। अब लेकिन ट्रेन हमारी रात को है तो हम सोचा थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे। मनाली, धर्मशाला,
घूम के आए हैं, वापस दिल्ली आए हैं। आज रात को हमारी वापस ट्रेन है। बट दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री, मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। दिल्ली की गर्मी को तो कोई बात ही नहीं है, 50 डिग्री पार जा रहा है गर्मी। इतना गर्मी है तो भी घूमने का कुछ मज़ा ही अलग है दिल्ली का। वहीं बिहार के शेखपुरा जिले के एक सरकारी स्कूल में भीषण गर्मी से 50 से ज़्यादा छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के वजह से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेहोश बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन किया गया। काफ़ी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो निजी वाहनों से सभी छात्राओं को सदर अस्पताल ले जाया गया। तो देश भर में गर्मी का कहर जारी। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, विकास सिंह गाजीपुर से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और विकास सोनी जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तापस, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे कहना चाहेंगे, गर्मी का कहर लगातार जारी है, मौसम विभाग का क्या कहना है आने वाले दिनों के लिए? घंटे के अंदर राहत मिलने की उम्मीद है। यही है इस वक्त डीजी आईएमडी से हम जस्ट बात करके आए हैं। उनका ये मानना है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली वासियों को और उसके साथ साथ जो बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो लोग हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। एक तो इसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बन चुका है और उसके हिसाब से एक हवा में नमी आएगी और इससे जो इस वक्त जो इंटेंस हीट है, जो हवा, जो कितनी गर्मी है, उससे राहत मिलेगी। एक और है कि एक साउथ वेस्टर्ली विंड्स भी चल रहा है अरेबियन सी से, जिसके रहते भी बहुत सारा जो एक हवा है, उसकी स्ट्रॉन्ग हवा है, उससे भी लोगों को फ़ायदा मिलने की बहुत उम्मीद है। तो आज रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के, कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के, लेकिन कल से दिल्ली वासियों को और आसपास के लोगों को थोड़ी इतनी ये जो लू और ये जो जलती गर्मी है, इससे राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरा बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगले 24 घंटे के अंदर देश में ये मानसून आने वाला है। केरला में मानसून अगले 24 घंटे में आने वाला है। ये बहुत बड़ी न्यूज इस वक्त हम दे पा रहे हैं आपको। विकास, आपके पास आना चाहेंगे, गाजीपुर से विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनावी गर्मी तो है ही, लेकिन जो मौसम की गर्मी है उसने भी वहां पर कहर ढाया हुआ है। किस तरह से वहां पर इस गर्मी से निपटने के तमाम जो उपाय हैं वो अपनाए जा रहे हैं, इसके साथ ही मौसम विभाग का वहां पर क्या कहना है और किस तरह के दिशा निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं? देखिए, फिलहाल सूरज लगातार गर्मी बरसा रहा है और प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं गर्मी के। हम कल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में झांसी में 48 डिग्री टेम्परेचर पार कर गया, जो लगभग 2.5 दशक के बाद पार किया है। वहीं अगर समूचे बुंदेलखंड की बात करें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, लगभग पारा 45 पार ही रह रहा है। कल वाराणसी में 46 डिग्री टेम्परेचर के पार पारा चला गया। तो इस तरीके अगर हम बात करें, गर्मी से लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज आ सकती है। लेकिन चूंकि अभी गर्मी का समय है, इसके मद्देनजर तमाम सारे लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। दिन में तो सड़कों में सन्नाटा ही पसरा रहता है, बरतनी पड़ेगी। और ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि अगले 24 घंटे में केरल में मानसून आ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने यह जानकारी दी है। तपस, इस बारे में आपसे और जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगले 24 घंटों में ये यहाँ पे डिक्लेयर होने की, ये आईएमडी डिक्लेयर कर देगा कि मानसून आ गया है। ऑलरेडी प्री मानसून जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जो बारिश हो रही है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसी के साथ साथ ये जो मैंने पहले भी कहा था, आपको शायद याद होगा, जब ये जो साइक्लोन आया था, कि ये जो इस तरीके का साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग करता है जो मानसून का आगमन।
और यही हुआ। इससे पहले भी IMD का मानना था कि 31 से 31 के बीच में आने की उम्मीद है और वही हो रहा है। और इस वक्त जो नमी है, नमी आ चुकी है। जयपुर से विकास सोनी भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि केरल से कुछ राहत की खबर आ सकती है, लेकिन जयपुर में लगातार जो है गर्मी का सितम बरकरार है, क्या कुछ जानकारी वहां से देना चाहेंगे? जी, प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। इस गर्मी के सितम का आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जो 10 सबसे गर्म शहर है उसमें राजस्थान के 4 से 5 शहर है। बीते कल की बात करी जाए तो कल जो चूरू का जो तापमान था वो 50.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, पिलानी और भी कई क्षेत्र और भी 4 शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 50 डिग्री को पार कर गया। राजस्थान के 7 शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 48 डिग्री को पार कर गया है। राजधानी जयपुर की अगर बात करी जाए तो राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ का तापमान कल 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये पिंक सिटी जो है वो रेड सिटी में तब्दील होती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। 31 मई के बाद में राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जो तापमान में ये बढ़ोतरी का क्रम जो लगातार जारी है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। राजस्थान वासियों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। राजस्थान वासी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान कब राहत स्थान में तब्दील होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जो दिशा निर्देश हैं और जो तरीके हैं गर्मी से निजात के, उनका पूरी तरह से पालन किया जाए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकला जाए। विकास, आपका राजस्थान से, विकास आपका गाजीपुर से और तपस दिल्ली से जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी से तप रहा है पूरा देश। वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोलम, पुजा, कोट्टयम और एर्नाकुलम में मूसलाधार बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में मछुआरों को समुद्री इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में देश के बाकी हिस्सों में बरसात होने का अनुमान है। और ज़्यादा जानकारी के साथ अजय जॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ वहां पर स्थिति है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी जो तबस ने बताया है, अगले 24 घंटों में मौसम मानसून इधर पहुंचना है, लेकिन उसके पहले से ही बिल्कुल गिले हुए हैं केरल। अभी स्पेशली दक्षिण और मध्य केरल पूरे बारिश में बढ़ चुके हैं। अभी कल तो मुश्किल दिन था एर्नाकुलम और कोट्टयम जिलों की जनता के लिए, लेकिन आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी रही है। त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम तक, मतलब पूरे हाफ ऑफ द केरला अभी ऑरेंज अलर्ट में है। कल तो बारिश इतना मुश्किल था कि कलमश्शेरी जैसे इलाकों में, एर्नाकुलम में कलमश्शेरी जैसे इलाकों में सिर्फ 4 घंटे में और 3 घंटे में 160 मिलीमीटर के ऊपर की बारिश हो चुकी थी। काफी जल भराव की घटनाएं उधर थे। सारे ट्रैफिक बिल्कुल प्रभावित हुई थी और लो लाइंग एरिया से शहरी के लोगों को बचाना पड़ता था। फायर एंड रेस्क्यू टीम्स ग्राउंड में काम करने लगाए थे कल। आज भी ऐसे लगता है कि पूरे दक्षिण और मध्य केरल इसी हालत में रहने की संभावना है अभी। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं पहले ही पानी से वहां पर बारिश से घिरे हुए हैं, मानसून की भी वहां पर घोषणा हो सकती है अगले 24 घंटों में, क्या कुछ उपाय वहां पर अपनाए गए हैं स्थिति से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की? रेवेन्यू मिनिस्टर की सोच में हमको पता आ गया कि रिलीफ कैंप्स उसके निशाने में है अभी एडमिनिस्ट्रेशन।
अभी भी अराउंड 30 के करीब 30 कैंप अभी खोल चुके हैं अभी तक, लेकिन और कैंप अभी सेट कर रही है। अभी तो मानसून आए भी नहीं है, अभी भी 30 कैंप लगाए है। इसका मतलब है जून महीने में और ज्यादा कैंप खोलना है। लेकिन उसके बाहर की एक प्रॉब्लम है, जैसे शहरी इलाकों में वाटर लॉगिंग का इशू, जल भराव का इशू, वो अभी ड्रेनेज सिस्टम में काफी काम अभी। अजय, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से इनकार कर दिया है, वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई है। वैभव सिंह नाम के वकील ने आरोप लगाया है कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट रूम में केजरीवाल ने अपनी बात रखी, लेकिन कोर्ट के उनके द्वारा रखी गई बातों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो पूरी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल की गई। आपके नेताओं ने जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की, उसे शेयर किया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए नियमों का उल्लंघन है। ऐसी ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनीता केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से रीपोस्ट किया। याचिका में सुनीता केजरीवाल के अलावा आपके बाकी नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर।